तो केजरीवाल जी की हॉरोस्कोप में मार्च अप्रैल तक तो उनका बहुत ही डाउन टाइम है, उसके बाद भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हल्का सा सुधार है। उनका बाउंस बैक होगा 2027 से, वो 27 बाउंस बैक करेंगे, वो धीरे धीरे फिर से एक मेन पॉलिटिक्स में वो वापस आएंगे। आई मीन 2025 में फिर से जेमिनी मृगशिरा में जाने वाले। तो मृगशिरा में जाते ही जो है ना वो ट्रीटी करवाता है। तो 1991 में जब मृगशिरा में जुपिटर गए थे, सो चाइना और रशिया का हो गया था ट्रीटी। तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, कब बनेंगे प्रधानमंत्री कभी? इकोनॉमी के लिए मैं बोलूंगी कि एक मेल्टडाउन देखने को मिलेगा। इस साल से शुरू हो गई है, जो विजिबल चेंज जो है वो 2025 में दिखेगा हर एक देश के लिए। मैं बोलूंगी योगी आदित्यनाथ जी का आने वाला 2 साल जो है वो हल्का सा ट्रबलसम है, पर 2025 में उनका सिंह लग्न की कुंडली है। 2025 में एक चीज समझ में आती है कि परहैप्स ही इज गोइंग टू एलिवेट, मतलब उनके करियर में उनके जो एक स्टेचर है, उनका जिस लेवल पे खड़े हैं वहाँ से उनकी कुछ एक बूस्ट दिखती है। 2024 से जुपिटर अतिचारी होना शुरू हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिलरेटेड मोशन, अतिचारी, जल्दी जल्दी चलना। तो उनका जो चाल है वो अपनी यूजुअल चाल से बहुत ज़्यादा दुगना तिगुना हो गया है। तो 12 महीने का जगह वो 5 महीने में कवर कर रहे हैं लगभग। इससे क्या हो रहा है, गुरु का अतिचारी होना बहुत ही अशुभ माना गया है। जब महाभारत की युद्ध हुई थी जी, तब भी गुरु अतिचारी था। मोदी जी का कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मेरा एक सवाल है कि इंसान को कब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, जब मतलब लगे कि यार अब जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेते हैं? आप ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए जो 24 घंटा आपको बोलते हैं कि उपाय दे देंगे और आपकी जिंदगी ठीक हो सकती है। अब आती है कि रेमेडी कब काम करेगा। मैंने आपको कहा कि अदृढ़ कर्म में रेमेडी काम करती है और मिक्स कर्म में रेमेडी काम करती है। तो हम एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप देख के पहले समझते हैं कि ये सेक्शन जो है वो इनका थोड़ी बहुत यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाया जाए, विथ टाइम, नॉट इंस्टेंटली चीज़ें ठीक होगा। अब जुगाड़ कहाँ लगाना है, आपके और मेरे कहने से तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ईश्वर चेंज कर सकते हैं, भगवान चेंज कर सकते हैं। अब जेमस्टोन की बात है, जेमस्टोन वॉक्स, इट्स नॉट दैट जेमस्टोन डज नॉट, जेमस्टोन वॉक्स, पर जेमस्टोन वॉक 20% मैक्सिमम। हर चीज़ का इफेक्ट होता है इंसान के जीवन में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं कि कपड़ा, मेटल, कलर ऑफ क्लोथ्स, मतलब देयर एन नंबर ऑफ चीज़, तो उनका कितना असर पड़ता है? मतलब इवन आई वाज लिसनिंग समवेयर कि वॉच किस तरह की आपने पहनी है, उसका कौन सा मेटल है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो आजकल बड़े चर्चा में है अदानी, और काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव है, बड़ा उतार भी देखने को मिल रहा है और साथ में चढ़ाव भी देखने को। तो ये कब तक बना रहेगा, और क्या वो कभी अंबानी जी को टेक ओवर कर पाएंगे? सलमान खान कब शादी करेंगे? तो और आप उनकी पहले लाइफ को बताते तो मैं नहीं आती कि भाई इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। और आज हम बात करेंगे 2025 की। 2025 का भविष्य कैसा रहने वाला है, राशियों के बारे में बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे करें। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल सिनारियो कैसा रहेगा, और उसके साथ ये भी देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी पे फर्क आएगा। हमारे साथ होंगी शर्मिष्ठा जी, जो बॉम्बे से आई हैं हमसे बातचीत करने के लिए। पॉडकास्ट में स्वागत है शर्मिष्ठा जी आपका। नमस्ते, धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। तो 2024 खत्म हो रहा है कुछ दिनों में, और 2025 आने वाला है। तो एक ओवरऑल समरी क्या रहेगी, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, मतलब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा 2025? हाँ, बहुत जनरल क्वेश्चन है, पर लास्ट ईयर ऐसे ही जनवरी के 2024 जनवरी में मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मतलब जो जनवरी में आया था, उसमें मुझे सेम सवाल पूछा गया था कि 2024 कैसा रहेगा। तो मैंने कहा था 2024 ही एक ऐसा साल है जो आने वाले 5-7 साल में से सबसे अच्छी, उसमें आई मीन दैट लेडी आज 2024 इतना अच्छा, मैंने कहा हाँ 2024 आने वाले 5-7 साल में से सबसे अच्छी है। तो आप समझ सकते हैं कि 25, 26, 27 कैसे आने वाला है। सो 2025 उतना सही नहीं है, मैं बोलूँगी 2024 जो हमने बिताया है दैट वाज मच मोर कंपैरेटिवली बेटर था। 2025 में जो हमारी देश दुनिया में इतनी जियोपॉलिटिकल चेंज आ रही है, वेदर शिफ्टिंग आ रही है, इकोनॉमी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, और जो ये अलग अलग पेयरिंग में
वार चल रही है वो थोड़ी और इंटेंस हो जाएगी। तो मिला जुला के मैं बोलूँगी उतना अच्छा नहीं है जो लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते कि नया साल कुछ अच्छा होगा, हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली 2024 इज नॉट गोइंग टू बी दैट गुड, नॉट दैट गुड। ये तो काफी खतरे की सेटबैक घंटी हो है। हाँ जाएगी। जी। दो पॉइंट आपने मेंशन किए, एक तो वॉर जो चल रही है रशिया और यूक्रेन की, फिर मिडिल ईस्ट में भी अभी, मिडिल ईस्ट, सॉरी ईरान, ईरान एंड इजराइल, लेबानन, वेस्ट एशिया में अगर आप देखिए तो वहाँ भी थोड़ा उथल पुथल है। तो उसके बारे में बताइए कैसे रहेगा, मतलब इट विल कंटिन्यू और कि पीस थोड़ा आएगी ट्रम्प के आने के बाद? हाँ, सबको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये नहीं कह सकती, दिस इज पॉलिटिकल टॉक यू नो कि ट्रम्प आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। पर मैं जब एस्ट्रोलॉजिकली देखती हूँ तो यू नो 1991 में जुपिटर, जो गुरु जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बृहस्पति 1991 में लास्ट टाइम वो मृगशिरा नक्षत्र में थे, जो जेमिनी के अंडर में हर राशि में 3-3 नक्षत्र होता है। तो जो जेमिनी पार्ट ऑफ मृगशिरा नक्षत्र उसमें वो थे। तो इस बार 2025 में फिर से जेमिनी मृगशिरा में जाने वाले। तो मृगशिरा में जाते ही जो है ना वो ट्रीटी करवाता है। तो 1991 में जब मृगशिरा में जुपिटर गए थे, सो चाइना और रशिया का हो गया था ट्रीटी। सो इस बार जब फिर से 2025 में जुपिटर जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, जेमिनी पार्ट ऑफ मृगशिरा नक्षत्र में, तो मुझे लगता है कि एक ट्रीटी फिर से रशिया के साथ यूक्रेन का होने वाला है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली इससे पहले थोड़ा इंटेंस हाल होगा उसके बाद, और जेलेंस्की भी शायद नहीं रहेंगे, ही विल हैव टू गो। तो ये यहाँ पे लगता है कि अरे ये तो अच्छी बात है, वार खत्म हो रहा है। पर उसी हिसाब से आप अगर एस्ट्रोलॉजिकल में फिर से देखती हूँ कि ईरान के जो हर एक देश की एक राशि चार्ट बनती है। मतलब जैसे इंडिया का, हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारा जब देश बना था, तो 1947 का हम चार्ट लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम ये देश का चार्ट है, दिस इज द बर्थ चार्ट ऑफ इंडिया। तो सिमिलरली हर एक देश का एक बर्थ चार्ट है। तो ईरान के अगर हम हॉरोस्कोप देखने जाए तो उनका मीन राशि में 3 प्लैनेट ऑलरेडी है, शनि, सूर्य है, मर्क्यूरी है। तो जब शनि इस साल मीन राशि में जाने वाला है, तो शनि उस सूर्य के पास जाएगा जो ऑलरेडी उस हॉरोस्कोप में है। तो शनि और सूर्य, आपको पता है कि सैटर्न एंड सन दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर, वो पिता और पुत्र में बड़ी ऐसी है। तो ये चीज़ जो है ये होने वाली है ईरान के हॉरोस्कोप में। तो उनका अभी तो ट्रिगर होने वाला है और बहुत बुरी तरह। इट्स गोइंग टू गो लॉन्ग। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया चुप हो गया, क्योंकि अप्रैल में शुरू हुई थी थोड़ा सा, एंड देन अगेन साइलेंट, पॉज फॉर सम टाइम, फिर से शुरू, फिर से पॉज, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस बार जब शुरू होगा 2025 में मिडिल ईस्ट में, इजराइल के साथ ईरान का, और भी छोटे मोटे देश तो लग ही रहे, सो ये बंद नहीं होने वाला है, इट विल गो लॉन्गर टाइम। तो एक जगह पे हल्का सा अगर लगे तो यहाँ तो इससे ज़्यादा शुरू होने वाली है। प्लस मैं बोलूँगी जो आर्थिक स्थिति डाउन होने की वजह से जो है ना, अगर आपकी वार ना भी हो, वार जैसा सिचुएशन आपको हर एक के घर में लगने लगेगा, तो ये वाली चीज़ स्थिति है। जो ये आर्थिक स्थिति, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपने पहले भी इसको मेंशन किया था कि इकोनॉमी बहुत उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज आपका स्पेशलाइजेशन भी है शेयर मार्केट। सो हाँ जी, अगर थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा। शेयर मार्केट में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, दे वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। स्टॉक मार्केट की बात करूँ वो तो अलग आ गई है, इसमें हम बात करेंगे। इकोनॉमिकली मैं बोलूँगी कि एक मेल्टडाउन देखने को मिलेगा। इस साल से शुरू हो गई है जो विजिबल चेंज जो है वो 2025 में दिखेगा हर एक देश के लिए। मैं बोलूँगी सबसे पहले तो यूएसए का इकोनॉमी बहुत डाउन होने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर ट्रम्प। उस पर हम बाद में शायद बात करेंगे। पर आप देखेंगे कि 2025 में, इनफैक्ट 2026 में भी बहुत सारे देश जो है ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर करेंगे अपने अपने देश में, और बोलेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, है ना, भारत का क्या होगा। सब कोई जो यहाँ पे सुन रहे हैं सारे सोचेंगे अरे जाने दो, अमेरिका का अपना बताओ। तो हमारी तो 7% के रेट से हमारी जो है ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ चल रही थी। जब चाइना जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी, सो वो 3% के ग्रोथ से बढ़ रहे थे, तो तब भारत 7% के ग्रोथ से कब से बढ़ रहा है। पर अभी जो ये चीज़ स्लो होने वाली है,
ये 7% नहीं रहने वाली है, ऑलरेडी धीरे धीरे स्लो हो चुका है। अगले साल, अगला टू अगला साल और थोड़ी स्लो होने वाली है। बट ओनली गुड थिंग इज दैट, मतलब बाकी जो 3 वाले हैं वो और नीचे जाने वाले हैं और हम 7 से हो सकता है थोड़ी। सो इट्स लाइक कंपैरेटिवली अगर देखो तो इंडियन इकोनॉमिकल जो हाल है दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर देन अदर कंट्रीज। बट 2025 में इकोनॉमी की जो हाल है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो विजिबली आपको दिखेगा, इट्स स्लोइंग डाउन। एक शुरू में आपने बात की कि 2024 सबसे मतलब 4-5 साल का सबसे बेस्ट साल रहेगा, तो हम 25 में जा रहे हैं, जो आपने कहा थोड़ा डाउन टर्न होगा, तो बेटर कब से शुरू होगा फिर? आने वाले 7 साल 2032 तक 7.5 शुरू हो रही है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, 7.5 तो किस किस के बोलूँ आप, अब 7.5 दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबके 7.5 ऐसे नहीं हो सकती है। पर एक्चुअली एक चीज़ होती है विच इज़ वेरी एबनॉर्मल, दैट इज़ जो आपको पता है कि बृहस्पति जो है सबसे बड़े बिगेस्ट प्लैनेट, उसका उनका नाम ही है बृहस्पति, मतलब वो सबसे बृहत है सारे ग्रहों में, और वो स्लो चलते हैं। उनको 12-13 महीना लगता है एक राशि में, मतलब 30 डिग्री कवर करने के लिए। एक राशि होती है 30 डिग्री का, वो कवर करने के लिए उनको लगता है 12 महीना। अगर 12 महीने का चाल अगर कोई 5 महीने में कर लेता है तो कितना कुछ ओवरलुक करेगा, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मेजर शिफ्ट आपके लिए। तो अभी पिछले साल से, मतलब इसी साल से आप कह सकते हो, अभी तो 25 आया नहीं अभी तक, 2024 से जुपिटर अतिचारी होना शुरू हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सिलरेटेड मोशन, अतिचारी, जल्दी जल्दी चलना। तो उनका जो चाल है वो अपनी यूजुअल चाल से बहुत ज़्यादा दुगना तिगुना हो गया है। तो 12 महीने का जगह वो 5 महीने में कवर कर रहे हैं लगभग। इससे क्या हो रहा है, गुरु का अतिचारी होना बहुत ही अशुभ माना गया है। जब महाभारत की युद्ध हुई थी जी, तब भी गुरु अतिचारी था। तो 2025 में अभी मतलब 2024 से ये चीज शुरू हो गया है, और हर साल गुरु कुछ कुछ देर के लिए अतिचारी हो जाएंगे अगला 2031-32 तक। तो जो 7 इयर्स लगातार हर साल वो अतिचारी हो रहे, फिर थोड़ी रुक रहे हैं, फिर नेक्स्ट साइन में जा रहे, अतिचारी हो रहे। दिस इज वेरी, आप कह सकते हो ये बहुत ही अशुभ चीज़ है, गुरु का अतिचारी हो जाना। और एक बार होना बार बार नहीं है, मतलब आप एबनॉर्मल चाल से चल रहे हो और एक बार नहीं बार बार। गुरु का नॉर्मलिटी तो थोड़ी खराबी होती है। सो देखिए, गुरु जब अतिचारी होता है ना, तब इकोनॉमी मेल्टडाउन नंबर 1, वेदर में एक बहुत बड़ी चेंज आती है, पूरा वेदर की क्या बताओ पोलराइजेशन में चेंज आ जाती है। और तीसरी एक चीज़ होती है जियोपॉलिटिकल चेंज। तो ये 3 चीज़ आना ही आप समझ ही सकते हैं कि महाभारत जैसे युद्ध हुआ था, उसके बाद शांति। तो आपने कहा तो शांति आएगी कब, जब गुरु का अतिचारी होना बंद होगा 2032 के बाद। वहाँ से हम देखेंगे एक नॉर्मल स्मूथ सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब तब का जो करिकुलम, तब का जो लॉ एंड ऑर्डर होगा, दैट विल बी अ डिफरेंट वन, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, द स्मूथ वन। करेक्ट। एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, जियोपॉलिटिक्स हम बात करें तो पॉलिटिक्स पे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं, बहुत करीब है। हम एकदम इंटरनेशनल से लोकल में आ गए। तो उसके बारे में क्या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, अगर कुछ उस पर प्रकाश डाल पाए आप तो? देखिए, दिल्ली का इलेक्शन मेरे ख्याल से फरवरी में है। हाँ जी, है ना, अभी तक डेट तो नहीं आया है। तो हम जब भी एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं तो हमें कुछ डाटास की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी डेट की, कौन सी टाइम में, किस इंसान के बारे में जाना जा रहा है। और इलेक्शन मीन्स एक नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। सबसे पहले तो ये वही कैंडिडेट हमें सब पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कोई ऐसी नॉमिनेशंस के बारे में नहीं हुआ है, तो बहुत ठोस बात करना, प्रोमिनेंट बात नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम देखें एक बीजेपी की तरफ से तो मोदी जी की हम हॉरोस्कोप देखेंगे, बिकॉज ही इज द यू नो लीडर ऑफ एवरीथिंग। और उस तरफ से केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी की हॉरोस्कोप में मार्च अप्रैल तक तो उनका बहुत ही डाउन टाइम है। उसके बाद भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हल्का सा सुधार है। उनका बाउंस बैक होगा 2027 से, वो बाउंस बैक करेंगे, वो धीरे धीरे फिर से एक मेन पॉलिटिक्स में वो वापस आएंगे। आई मीन मुख्य रूप से मैं बोलूँगी। पर तब तक, और इलेक्शन होने वाला है फरवरी में, सो मुझे नहीं लगता है कि आपका जितना दिल्ली के इलेक्शन में फरवरी में थोड़ी मुश्किल है, पर फिर से वही प्रोमिनेंट बात किया जा सकता है कि जब ऑपोजिशन में कौन है, उनकी कुंडली, उनके बारे में पता चले, तो मेरे हिसाब से ना के बराबर है।
और 2025 में मतलब अगर देखें तो राहुल गांधी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट ज्वाइन कर लिया उन्होंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, कब बनेंगे प्रधानमंत्री कभी आसपास? ये पिछले साल दिसंबर में पूछा था मुझे TV9 भारतवर्ष वालों ने, तो मेरा क्लिप भी है कहीं पे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कि उनके अभी बनेंगे कभी बनेंगे नहीं, उनकी भाग्य, इट्स नॉट इन हिज डेस्टिनी, उनके भाग्य में ही नहीं है कि देश का प्रधान बनना। अच्छा। जब गुरु आपका, जब सूर्य का हाल इतना खराब होता है ना, स्थिति जब आपकी दशमांश में नीच का हो जाता है कि कुछ हो जाता है, आपकी शनि के साथ बैठ जाता है, सो यू आर ऑलवेज फाइटिंग विद द ऑपोजिशन। तो आप खुद उस अथॉरिटी वाली पोजीशन में क्या बैठना है, आप 24 घंटा अथॉरिटी से लड़ रहे हो। सो ये वाली चीज़ उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनकी कुंडली देखो तो प्रधानमंत्री बनना उनके भाग्य में तो शायद नहीं है। नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो बनेंगे? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी का आने वाला 2 साल जो है वो हल्का सा ट्रबल सम है, पर 2025 में, उनका सिंह लग्न की कुंडली है, 2025 में एक चीज़ समझ में आती है कि परहैप्स ही इज़ गोइंग टू एलिवेट, मतलब उनके करियर में, उनके जो एक स्टेचर है, उनका जिस लेवल पे खड़े हैं, वहाँ से उनकी कुछ एक बूस्ट दिखती है। अब जो इंसान एक मुख्यमंत्री है, क्या बूस्ट हो सकता है यार एक मुख्यमंत्री के लिए, और क्या सेंटर में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? प्रधानमंत्री तो अभी नहीं बनेंगे, अभी तो हमारे पास रनिंग प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो मुझे लगता है अगले साल 2025 में काफ़ी चांसेस है, थोड़ा लेटर पार्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, जुलाई अगस्त के बाद, कि हो सकता है कि योगी जी सेंटर में वो आए, और अगर अभी नहीं आ रहे तो 2027 में तो पक्का आ रहे हैं। तो योगी जी की जो पॉलिटिकल करियर मुझे काफ़ी लंबी ब्राइट दिखती है, मतलब ही इज़ हियर टू स्टे, ही इज़ हियर टू कम्प्लीटली स्टे। और सबकी बात हो रही तो मोदी जी के पीछे छूट जाए, मोदी जी का कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? ओह मोदी जी का 3rd टाइम बन गए हैं, और ये बात तो सही बोला है आप, शायद इसलिए और जानना चाहते हो क्योंकि सारे जो मीडिया में, खासतौर से इंटरनेट में इतना फैल गया, कोई एस्ट्रोलॉजर 2025 कह रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि बन गए, शपथ ले लिया, अभी तो 6 ही महीना है और जी, जी। तो अब 6 महीने तो हो गया। सो इस तरीके से कुंडली की अगर बहुत ही मतलब आप सीरियस बातें करते हो, तो मेरा कहना है कि 2026 की दिसंबर जनवरी के बाद, मतलब 2027 जब शुरू होगा, वहाँ से उनको उनकी हेल्थ प्लस ये मिली जुली सरकार है, कोalition वाली सरकार है, कोalition वाली गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन प्लस उनकी हेल्थ, सब कुछ मिला जुला के उनको समझ में आएगा कि सिचुएशन अभी एडवर्स है, इट्स बेटर टू मूव, जो मुझे समझ में आती है उनके कुंडली से। तो आई फील 2027 में, इट कैन बी मार्च, अप्रैल, मई, जून, एनी टाइम, वो खुद से होके स्टेप डाउन करेंगे, जो उनको जो सही लगेगा वो किसी को ये भार सौंप के जाएंगे। मोस्टली उनकी हेल्थ भी साथ हैं, क्योंकि उनका केतु का जब भुक्ति शुरू होगा, केतु डिस्ट्रैक्शन देता है, केतु हेल्थ इश्यूज देता है, केतु डिससेटिस्फैक्शन देता है। केतु को फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है, सुबह शाम मंत्री मिनिस्टर फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दिस आर मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, और मेटेरियलिस्टिक चीज़ें और अच्छा नहीं लगता है, मतलब आपको कोई एंथुजियाज़म नहीं मिलते है बाहर से कि मैं ये सब, अभी जो मोदी जी में कितनी एंथुजियाज़म है एज के हिसाब से, कोई ही इज़ नॉट टेकिंग एनी लीव, नथिंग, कितनी मतलब एंथुजियाज़म के साथ वो डेली सुबह उठ के काम कर रहे हैं देश के लिए, जाति के लिए, सबके लिए, तब उनका मन नहीं करेगा, तब लगेगा कि ये सब हो गया है, बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ गया है। केतु ऐसा ही हरकतें करता है सबके लिए मोटा मोटी। सो आई फील एट दैट टाइम ही विल परहैप्स थिंक अबाउट इट अ लॉट, ऑब्वियसली एक दिन में कुछ नहीं करेंगे, एंड परहैप्स ही विल स्टेप डाउन, बट 2027 से पहले तो मुझे नहीं दिखता है कुछ। तो एस्ट्रोलॉजी में मतलब जैसा कि हमारी बातचीत से लग रहा है कि एज अ कंट्री भी हम एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंट्री का, इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, शेयर मार्केट मूवमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक्चुअली अगर बात करें तो क्या क्या प्रेडिक्ट हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं आपसे? एक्चुअली सारे सिग्निफिकेंट चीज़ें जो है वो सब हो सकता है।
अब ये तो नहीं होगा ना कि आप कल सुबह क्या ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सब छोटी छोटी चीज हम नहीं जानेंगे। ज्योतिष का जो मेन यूजफुल पार्ट है वो है आपकी गाइडेंस। तो गाइडेंस किस हिसाब से, आपके पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से इस जन्म में आपके लिए आपके जो कर्म का फल है, मतलब जिसको प्रारब्ध कहते हैं, इस जन्म में जो भी कर्म का फल आपको मिलेगा वो आपके प्रारब्ध है, बेसिकली आपकी प्रारब्ध है। उसके बाद क्रियामन भी आता है, मतलब इस जन्म में भी आप नए नए कर्म क्रिएट करते हो, पर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो आपका प्रारब्ध है। तो आपके प्रारब्ध में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आप अलाउड हो करने के लिए, मतलब आपके भाग्य में क्या क्या चीज पाना है क्या नहीं है। तो मैं हमेशा एज एन एस्ट्रोलॉजर समझती हूँ लोगों को ये जानना जरूरी होता है क्या नहीं है, सो दैट यू डोंट बैंग योर हेड ऑन दैट। आपका डॉक्टर बनना नहीं और आप इसी पे लगे हुए, आपको आईएएस ऑफिसर बनना नहीं है आपके भाग्य में, आप खाली कह रहे हो नहीं मैं मेहनत करूंगा, कर रहा हूँ, कर लूंगा ये वो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना अपनी ज़िंदगी की जो एक एक बिगर फ्रेम में, कि मेरे करियर में, मेरी शादी में, रिलेशनशिप में, मेरी हेल्थ में, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में किस किस चीज़ मेरी डेस्टिनी में है, कहाँ तक नहीं है। तो जब क्या नहीं है आप समझ जाते हो आपके लिए, तो ईजी हो जाती है। क्या आपका फॉरेन में जाके सेटल होना आपके नसीब में है? अगर नहीं कहा तो आप एक बार हो सकता है ट्राई करेंगे, दोबारा आप समझ जाएंगे नहीं मेरे नसीब में ये चीज़ नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अलाउड टू एंड व्हाट यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू, आपकी जो डेस्टिन्ड पाथ है लाइफ की, मतलब अगर मैं पर्सनल बेसिस पे बात करती हूँ, अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट देख पा रहे हो, आप वेदर का रिपोर्ट देख पा रहे हो, कहाँ भूकंप होगा नहीं, ये सब आप पता कर पा रहे हो। बट अगर आम जनता के लिए है तो आम जनता को एस्ट्रोलॉजी इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि मेरी लाइफ की एक गाइडेंस हो, तो मैं उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ और मैं ट्रायल और एरर मेथड जो है ना उसमें टाइम पास ना करूँ। दैट्स द मेन थिंग। तो मेरा एक सवाल है कि इंसान को कब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, जब मतलब लगे कि यार अब जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेते हैं, एक। और दूसरा इसी का एडिशनल सवाल है कि अगर जब मुझे लग गया कि एक एस्ट्रोलॉजर को जाना चाहिए, तो एक सही एस्ट्रोलॉजर की तलाश, मतलब डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, तो कैसे पता चलेगा कि यार ये एस्ट्रोलॉजर सही बता रहा है, ये इससे मतलब इसका मतलब सही एस्ट्रोलॉजर की हाँ, पहचान क्या होना चाहिए आम एक इंसान के लिए। तो पहले पार्ट का मैं जवाब दूं, दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बोलूँगी कि इंसान को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना कब चाहिए। एक तो हर एक इंसान को अपने बच्चों के लिए जाना चाहिए, जब बच्चे 5 साल 7 साल ऐसा कुछ हो। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ आपका आधी ज़िंदगी निकल गई है, उनकी बाकी है। सो यू शुड एक्चुअली गो फॉर योर चिल्ड्रन, कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो सारे तो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो ये भी डॉक्टर बनेगा ये कोई बात नहीं है, या फिर यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा ये बात नहीं है। परहैप्स ही इज फॉर बिजनेस, और बहुत सारे लोग समझते नहीं मेरा बेटा मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा, हो सकता है वो उसके लिए नहीं है। तो आपकी जो एक लाइफ की जो पाथ है वो करेक्ट पाथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डेस्टिन्ड पाथ की बात कर रही हूँ, जो आपके भाग्य में आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो है उसको समझने के लिए एक तो आपके माता पिता, या जब भी अगर माता पिता नहीं गए तो आप कभी जाइए, तो आप पहले उसको समझ के आइए। दूसरा मैं बोलूँगी जब आपके पास उसका कोई सच्ची में जवाब नहीं और आप अटक गए, आपको समझ नहीं है कि अभी आपकी लाइफ की दिशा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, तब आप जा सकते हो। वही गाइडेंस एक मैप आएगा आपके सामने कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं, वो सारी चीज़ें। अब बात ये होती है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं इस एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, इन्होंने तो राम बोल दिया, आपके पास आए आप शाम बोल रहे हो, तो मैं कैसे समझूंगा कौन सही है। एकदम सही। तो ये जो चीज़ है, मैं भी जब एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी हम भी जाते थे, हमारी भी यही परेशानी थी। सही एस्ट्रोलॉजर को चुनने की 3 रास्ता है मेरे हिसाब से। एक, आप ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए जो 24 घंटा आपको बोलते हैं कि उपाय दे देंगे और आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके प्रारब्ध को चेंज करना, हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध में ही 3 टाइप के कर्म होते हैं। एक दृढ़ कर्म जिसको फिक्स्ड कर्मा बोलते हैं, एक अदृढ़ कर्म जो फिक्स नहीं है, फ्लैक्सिबल कर्मा है, और एक दृढ़ अदृढ़ मतलब मिक्स कर्म होते हैं। तो जो दृढ़ कर्म होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, चाचा चाची, ये सब आपने चूज नहीं किया, इट्स फिक्स्ड ऑलरेडी आया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं, आप उसको
ढंग से चेंज नहीं, आप उसको चूज नहीं कर सकते तो कैसा आत्मा आ रहा है आपके correct. लिए। आपको लगता है आप अपनी बीबी, अपने हस्बैंड चूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग के तो 80-90% लोगों का जो है वो फिक्स कर्म में, मतलब फिक्स कर्म को कैसे देखते हैं, उसकी जो टेक्निक हो तो एस्ट्रोलॉजर को पता है। फिक्स साइंस होते हैं, फिक्स नक्षत्र होते हैं, पादा होते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं। टेक्निकलिटीज में नहीं जा रही हूँ, पर मैक्सिमम लोग के ये होते हैं कि उनके जो हॉरोस्कोप की जो पोजीशनिंग है वो कहता है ये दृढ़ कर्म के अंडर में है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको लग रहा है आपने बहुत रिजेक्ट करके सबसे अच्छी लड़की, अच्छा लड़का चुन लिया, यही पहले से दैट पता था। पर्सन वाज बाउंड टू कम, डेस्टिन्ड टू कम। तो ये चीज आपको ना बोले कि आप अपनी लाइफ को 11 सोमवार की 21 सोमवार या ऐसा कुछ करके आप जिंदगी को चेंज कर दोगे। हाँ, थोड़ा सा आप भगवत कृपा अर्जन करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथनेस आएगा भगवान की कृपा से। क्योंकि अगर उपाय काम करता नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, रेमेडी वर्क्स, पर अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं आपकी जिंदगी तो एकदम चेंज हो जाएगी, अरे मत सोचिए, आप उसका तो हम इलाज कर देंगे, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है। दूसरी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है जो जेमस्टोन बेचते हैं। तो आपको 200 रुपये 500 रुपये में आपको सारा भविष्य बता देंगे, पर आपको लाखों का स्टोन बेचेंगे। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी ज्योतिष नहीं है, कुछ और है, बाकी बिजनेस है। और Gemstone तीसरा हाँ वही, और तीसरा उनके पास मत जाइए जो एस्ट्रोलॉजर आपको हर छोटी छोटी चीज़ पे बस उपाय बताते हैं। उपाय बाबा के पास नहीं जाना है, नो मैटर। एक जो गारंटी देते हैं ठीक कर ही दूंगा, दूसरा जो जेमस्टोन बेचते हैं, तीसरा जो हर बातों पे उपाय बताते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है। क्योंकि अगर चेंज हो सकता था, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आए गए हैं, है ना, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज हुआ? वो अपने आप को चेंज करके बिल गेट्स बनाए, या फिर कोई प्रधानमंत्री से कोई क्या ही ले लिया, प्रेसिडेंशियल मेडल ले लिया, वो भी तो नहीं है। सो व्हेन ही कुडंट चेंज हिज लाइफ, हाउ कैन ही सजेस्ट टू चेंज योर लाइफ? बस यही थी। ये मेरा सवाल भी था, ऑब्जर्वेशन भी था कि जैसा कि आप बोले जेम स्टोन भी होते हैं और लोग उपाय पूजा बहुत सारे, तो इसमें मतलब बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें, तो कितना परसेंटेज, मतलब क्या फ़ायदा होता है इसका? मतलब कुछ होता भी है कि बस मन की शांति है? मन की शांति तो है ही। क्योंकि जैसे मतलब होता है ना कि आपके कर्म जो है, आप जो भी कर्म है आपके, एक तो जैसे आपके पूर्व कर्मों की बात हुई, प्लस जो आपके अभी के कर्म है, वही दोनों मिलके कहीं आपको एक जो आपका जीवन और मृत्यु और उसके बीच का रास्ता तो डेस्टिन्ड है, सब पहले से पूर्व निर्धारित है। तो आप उसको कितना चेंज या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन सब चीज़ों से? हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि दो टाइप के कर्म है ना, एक अदृढ़ जो दृढ़ नहीं है, और एक मिक्स कर्म, मिश्र कर्म। तो जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। समझ लीजिए एक बच्चा जो ब्लाइंड पैदा हुआ, तो घर में पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, इलाज भी नहीं है। सो 15-16 ईयर्स परहैप्स ही वाज ब्लाइंड, या 18 साल 20 साल। उसके बाद टेक्नोलॉजी तब तक बहुत चेंज हुआ, मेडिकल साइंस में बहुत इनोवेशन आए, उसके पास भी पैसे आए या कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ हुआ, देन ही वेंट थ्रू सर्जरी एंड नाउ ही कैन सी द वर्ल्ड। सो 20 साल उसने भुगा। उसको कहते हैं वही मिक्स कर्मा, कि आप पहले भुगत के आपकी जो सफरिंग है, आप भोग हुआ है, एंड फ्रॉम नाउ समथिंग डिफरेंट। पर दृढ़ कर्म में कोई चेंज नहीं है, वो है तो अंधे हो। सो कौन सी कर्म में कौन सी पार्ट क्या है, इसको समझना ही एक्चुअली असली ज्योतिष है। आपको ज्योतिष मतलब 24 घंटा आपको ये बात नहीं करना है कि आपके तो कालशब्द दोष है और आपका तो 7:30 शुरू हो रही है। आपके कर्म को समझ के, आपकी डेस्टिन पाथ को समझ में, कल का क्या ऐसा हो सकता है आपके लिए ज़िंदगी में आगे, अच्छा बुरा दोनों ही चीज़ क्या है, और उसको समझ के चलना। अब बात यह है कि रेमेडी कब काम करेगा। मैंने आपको कहा कि अदृढ़ कर्म में रेमेडी काम करती है और मिक्स कर्म में रेमेडी काम करती है। तो हम एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप देख के पहले समझते हैं कि ये सेक्शन जो है वो इनका थोड़ी बहुत यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाया जाए, विथ टाइम, नॉट इंस्टेंटली चीज़ें ठीक होगा। अब जुगाड़ कहाँ लगाना है? आपके और मेरे कहने से तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ईश्वर चेंज कर सकते हैं, भगवान चेंज कर सकते हैं। तो आपको सारे एप्लीकेशन भगवान जी के पास लगाना है। तो उनका इष्ट देख के, जिस प्लैनेट की प्रॉब्लम है उस प्लैनेट के जो देवता है उनको देख के, उनका इष्ट का नाम, सब कुछ देख के हम एक कंक्लूजन में पहुंचते। इनके पास अगर भक्ति, क्योंकि आप मैकेनिकल तरीके से 11 सोमवार चले जाएंगे महादेव जी के पास, महादेव जी आपके भोग काट सकते हैं, मैं ये मानती हूँ।
पर आप मैकेनिकल जाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, जल डालेंगे, आ जाएंगे। तो ऐसे तो डेली कितने लोग कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग हैं सालों साल मंदिर जा रहे, नो चेंज इन देयर लाइफ, नॉट इवन अ सिंगल, आई मीन नॉट 1% चेंज इवन। तो इसके लिए फिर से भक्ति आपकी, मतलब परमात्मा के साथ आपकी आत्मा का कितनी इंस्टेंट या कितनी लंबी, कितनी गहरी कनेक्शन बन रही है, आपके ध्यान में महादेव जी कितनी बार आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज तो नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स। आप जो रेमेडी कर रहे हो वो रेमेडी कैसे कर्म को ठीक करने के लिए कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आपने सही दवाई लिया है कि नहीं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ से नहीं, वो स्पेसिफिक दवाई चाहिए आपको आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से। उसके बाद उसमें आपका ध्यान, पूजा पाठ, समर्पण, एवरीथिंग इट शुड बी देयर। मतलब क्या बताओ, वहाँ अपने आप को अपने समर्पण कर दिया, तब जाके विथ टाइम आएगा उसका थोड़ी चेंज, नॉट फुल्ली। अब जेमस्टोन की बात है, जेमस्टोन वॉक्स, इट्स नॉट जेमस्टोन डजंट वर्क, जेमस्टोन वॉक्स, पर जेमस्टोन वॉक 20% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। आप अगर बोलेंगे कि जेमस्टोन पहन के सब चेंज हो जाएगा, तो विजय माल्या तो हर कोई ही हैज दैट एटलीस्ट दैट मच ऑफ मनी कि वो इतना तो अफोर्ड कर पाए कि दुनिया की सबसे अच्छे कर ले, लोन लेंगे। हाँ, वही मेरा कहना है। सो आप अपने कर्म को ऐसी चीजों से ठीक नहीं कर सकते हो, पर हाँ, अगर आपके लिए सूटेबल कोई जेमस्टोन होती है, हर एक के लिए नहीं है, देखिए मैंने कोई जेमस्टोन ऐसा नहीं पहना है, तो हर एक के लिए हर चीज हर टाइम में नहीं है। ये मेडिसिन आपके लिए, उसके लिए आपने लिया, तो वो 20-30% ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, तो इट वर्क्स। एक जैसे कि काफ़ी प्रिसाइज है एस्ट्रोलॉजी, आप जैसा बता रही हैं, मानते भी लोग, लेकिन आजकल हर त्यौहार जो है एक बहुत कॉमन चीज़ चली है, एक फेस्टिवल जो है, मतलब उसके डिफरेंट प्रेडिक्शन, कोई कहता है दिवाली आज है, कोई कहता है कल है, कोई कहता है दोपहर से लेकर अगले दिन शाम तक है। हर रक्षाबंधन या किसी भी फेस्टिवल में आजकल वो डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब इतना प्रिसाइज है, और हम लोग तो वैसे ही सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो बहुत ही प्रिसाइज है वो, तो यह प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तिथि में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सूर्योदय में जो तिथि होती है उसी को लेके हम सब कुछ शुरू करते हैं कि सूर्योदय के टाइम में जो तिथि है वही तिथि है। हो सकता है कि यही तिथि 2 घंटे बाद चेंज हो रही है, मतलब ये तिथि चेंज हो रही है, नेक्स्ट तिथि आ रही है, तो हम कहते हैं अरे नहीं, आज का तो पंचमी है, पूरा दिन पंचमी लग रहा है। नहीं, सूर्योदय के टाइम में चतुर्थी था, तो हम पूरा दिन को चतुर्थी मानेंगे। सूर्योदय दिन के टाइम में मतलब चंद्रमा सूर्योदय के टाइम में जिस तिथि में होता है उसी को पूरा दिन का तिथि मानते हैं, इसको उदय तिथि बोलते हैं। और इसी हिसाब से हमारे सारे जो त्योहार है सब कुछ उसी हिसाब से मनाया जाता है। नहीं, आज से 4-5 साल पहले या और थोड़ा पहले, अगर 8-10 साल पहले जाएं, तो बहुत ही प्रिसाइज, मतलब जो, या इन्फॉर्मेशन शायद कम थी इतना, मतलब विद राइज ऑफ सोशल मीडिया और रील्स, अब मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ये पहले भी था, 10 साल पहले भी ये सब प्रॉब्लम्स थी, कि इट्स अ लेटेस्ट चेंज जहाँ पे हर त्योहार लगभग 2 दिन टू मेनी कुक्स स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा हो गया है। बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है, बांट रहे लोग सोशल मीडिया में। तो देखिए, ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान की बहुत वेटेज है। सोशल मीडिया में आप जो देख रहे हो, दीज आर द इन्फॉर्मेशंस। ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में बहुत अंतर है। तो इन्फॉर्मेशन की तो अभी, इन्फॉर्मेशन की तो क्या बताओ, आईटी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो इन्फॉर्मेशन का तो अभी बाढ़ है। अब क्या चाहिए आपको, क्या जानना है आपको, आज क्या होगा, कल क्या होगा, सब 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 एवरीथिंग इज देयर। लेकिन हर चीज़ के 2 ओपिनियन भी है, शराब पीने का फायदे भी है, शराब पीने के नुकसान भी है। तो वही कहना है ना कि इस इन्फॉर्मेशन में कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन का टाइम आ गया है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आप कुछ लोग इस तरफ भी बोलेंगे, कुछ लोग उस तरफ भी बोलेंगे। तो पहले ये सब नहीं था, पंडित जी ने बता दिया, पंचांग में जो लिखा है उसी के हिसाब से चीज़ें बन रहा है। कोई पूछने भी नहीं जाता था कि हाँ मम्मी को पता है, दादा को पता है, हमें भी बताया गया है, कल दिवाली है तो कल बनेगा। अब आके पोता बोलता है, क्या दिवाली ना ना, तो कल तो नहीं है, ये देखिए इस वीडियो में बताया गया है दिवाली 2 दिन बाद है। सो यहाँ शुरू हो गया है। एक जो अभी थोड़ा सा आपने मेंशन किया, पंडित जी ने बोल दिया है, तो अभी विद द राइज ऑफ, स्पेशली आप एक महिला भी हैं, तो अब पहले महिलाएं नहीं दिखती थी एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में, जो इवन जो पूजा कराने जो पुरोहित जी आते थे, वो इट्स अ मोर ऑफ अ मेल डोमिनेटेड एंड फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट ओनली, राइट?
अब ये ब्राह्मण लोग हाँ, ब्राह्मण्स लोगों के लिए ब्राह्मण मेल उसमें भी थे। अब मतलब विद इंटरनेट एज और आप भी जैसे हैं एस्ट्रोलॉजी में, अब महिलाएं बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं इस प्रोफेशन में। तो ये चेंज कैसे आया, और क्या अभी भी मतलब जो नॉर्मल इंसान है उसके मन में है कि मतलब ये महिलाओं से ज़्यादा पुरुष प्रेफर करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मतलब आपका जो अटायर, सही आपका सवाल जो लुक है वो सही सवाल किया आपने। जब मैं लोगों के सामने जाती हूँ हाँ जी। या फिर मेरी सोशल मीडिया की हैंडल देखते हैं, मेरी ट्विटर देखते हैं या कुछ, बोलते हैं आप टैरो रीडर है। मतलब क्योंकि मैं आज भी मैं TV9 के साथ प्रोग्राम करके आई हूँ। कुछ महिलाएं जो आए थे बहुत सारे थे, पर सारे किसी की इतनी बड़ी बिंदी थी, तो किसी के इतने बड़े बड़े मोटे मोटे रुद्राक्ष के माला थे 3-3 लेयर के। सो अगर वो नहीं हो तो ऐसा लगता है आप टैरो रीडर हो, मतलब आप कोर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में आप नहीं हो। तो ये बहुत सारे लोगों को ये लगता था। सो ये क्लिशे तो है, मतलब क्योंकि वो जो पंडित जी की जो हाँ, वो पंडित जी जैसे अटायर है उनका आपने जो खुद भी जो नाम लिया वो बोला पंडित जी। हाँ। पंडिताइन भी आप कह सकती थी, लेकिन आपने पंडित जी बोला। पंडित जी, क्योंकि पंडिताइन तो नहीं जाते, क्योंकि हाँ। लड़कियां पूजा पाठ उस हिसाब से नहीं करते। तो वहां से इस चीज क्योंकि पहले जो है ना ये सब गुप्त विद्या होते थे, गुरु के शिष्य को उस हिसाब से देते आते थे। अब इंटरनेट होने से क्या हो गया है, मैं खुद जब एस्ट्रोलॉजी सीखने जाती थी इतना टाइम लग गया मुझे ये ढूंढने में कि मैं कौन सी कॉलेज कौन सी जगह पे जाके, फिर पता चला अच्छा क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में भारतीय विद्या भवन में जो है वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस होती है, ज्योतिर्विशारद 5 इयर्स कोर्सेस टोटल। तो ये चीज़ पहले नहीं थी। तो पहले बच्चे जाके आज से 50-60 साल पहले ये सब कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी को मेरे ख्याल से खाली हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, या फिर गुरु के पास बनारस में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, उज्जैन में, कभी आप गुरु के पास जाके सीखेंगे। तो कहाँ औरतें कहीं जाते थे, ये सब हुआ नहीं करता था। तो ये सारे चीज़ें अब धीरे धीरे हुई है कि हाँ अब इंस्टीट्यूशंस है एस्ट्रोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने के लिए। पहले भी सिस्टमेटिक था क्योंकि गुरु जो सिस्टमेटिक सिखाते थे, पर उस गुरु के अंडर में तो हर कोई जाके सीख नहीं पा रहे थे। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी आई विल से चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है। ये रिसेंट एजुकेशन का जो एक फायदा है आप बोलोगे, ये सारी चीज़ें तो लेकिन है। जो पर एस्ट्रोलॉजी पूछने जो आते हैं और औरत, इस चीज़ का मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता नहीं कि इंडिया में बहुत कम लेडीज, आई डोंट नो और कौन है जो इतनी बात करते हैं। तो मेरी कोर जो है टॉपिक वो है करियर, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो लोगों को लगता है कि मतलब बहुत सारे जो लोग स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट है, जिनके पास एकदम 20-30 साल से वो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, एंड दे आर सेबी अप्रूव्ड एंड ऑल, उनको ये लगता है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। बट स्टिल मैं बोलूँगी अभी तो फिर भी ठीक है। 4-5 साल पहले हाल और भी ख़राब था, लगता था कि अरे ऐसे कोई तुक्के वाली होगी जो तुक्के लगा रही है, या फिर एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत कुछ चलता है तो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कोई प्रेडिक्शन देना चाह रहे हैं। अभी तो मैं बोलूँगी स्लोली माइंडसेट चेंज हो रही है, क्योंकि लड़कियों को ये स्कोप तब मिला नहीं था, करेक्ट, अब मिलने लगा है। और हर कोई हर चीज़ के लिए सही नहीं। जैसे मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूछेंगे तो मुझे उतना कुछ नहीं आता, आई एम नॉट दैट गुड इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आई ऑलवेज टेल पीपल। बट मेरी फॉर्ट है, मेरी जो यूएसपी है वो फाइनेंस है। तो उस हिसाब से तो बहुत कम लड़कियां हैं जो फाइनेंस की एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो बट मेरा दूसरा सवाल है, एक तो कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे तो क्या करे, और दूसरा फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी की जो बात हो रही है, जैसे लोग करियर के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब्स के करियर, जॉब हुआ, बिजनेस हुआ, शादी के लिए हुआ, तो मतलब बट डू पीपल कम फॉर फाइनेंशियल एडवाइस कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं ना करूं, मतलब ये मार्केट है? मतलब पहले तो आपने ये एक चीज़ और पूछा, पहला सवाल आपका क्या था? हाँ, कि पहला सवाल था कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे तो क्या करना चाहिए। हाँ। एस्ट्रोलॉजर बनने पहले तो वो आपके प्रारब्ध में होना पड़ेगा। आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा छानबीन कर सकते हैं, उस शौक से आप पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी सीखना, उसमें रिसर्च करना और उससे कमाना, 3 अलग फेज है। वो तो किसी भी प्रोफेशन में। हाँ, किसी भी प्रोफेशन में। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको रिसर्च करने के लिए इट शुड बी रियली इन योर प्रारब्ध, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप जब देखते हैं ना कुंडली को, सबने कुंडली देखा ही होगा, तो वो सब कोडेड फॉर्म में है। वहाँ कोई गूगल नहीं है कि आपने टाइप कर दिया और जवाब ढंग से आ जाएगा कि अच्छा कल मुझे जॉब कब लगेगा। वो कुछ ऐसी जवाब नहीं मिलने वाला है आपको। एवरीथिंग इज कोडेड फॉर्म। वो वही कुंडली देख के आप भी बताएंगे, कोई भी बताएगा, जो नहीं जानता है उसके लिए तो एकदम सेम है, और जो जानता है
उसी को देख के डिकोड। सो इसको डिकोड करना, हर एक डिग्री, हर एक नक्षत्र, हर एक राशि, हर एक एस्पेक्ट, ग्रह, गोचर, दशा, मेनी मेनी थिंग्स आर देयर, उन सब के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एक साथ करके आपको एक कंक्लूजन में पहुंचना है। सो उसके लिए आपको सच्ची में पिछले जन्म का कुछ तो प्रारब्ध चाहिए, उसका बैकअप चाहिए कि हाँ आप इस जन्म में ऐसी एक विद्या सीख पाओ। और फिर मैं बोलूँगी डिग्री एस्ट्रोलॉजी, वाइज या डिप्लोमा वाइज उस पे एजुकेशन पे अगर कुछ बता पाए। हाँ एजुकेशन पे तो आप आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए जो खुद से होकर सर्टिफिकेट दे रहे, और जैसे भारतीय विद्या भवन हो गया या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो लोग तो मतलब प्रॉपर डिग्री दे रहे हैं आपको, है ना, उपाधि दे रहे हैं कि है ना ज्योतिर्विद, दे आर वेरी वेरी रिनाउंड वन, लाइक आई हैव बीन टू भारतीय विद्या भवन मुंबई। और आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हो कि तब आपको पता चलता है कि हाउ टू मेक कुंडली। आजकल क्या है, आजकल किसी को कुंडली बनाना नहीं आता है, हाँ बट इंटरनेट पे मतलब यू पर आपको कुंडली बनाना आना पड़ेगा ना, बिकॉज यू नीड टू नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड द एस्ट्रोलॉजी। तभी तो सी, इफ यू हैव टू बी रियली गुड, मीडियोकर होना एक बात है, एंड इफ यू हैव टू बी रियली गुड बेस्ट इन समथिंग, आपको A to Z स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो हमने सीखा वहां से कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप कैसे इसको मैन्युअली बनाएंगे, मैन्युअली हर एक चीज़ को कैसे देखेंगे। हाँ, हम उसमें डेली कुछ करने नहीं जाते बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, तो हम उसी हिसाब से जाएंगे, पर आना चाहिए कहने का मतलब। सो सिस्टमेटिक तरीके से आपको सीखना है। और दूसरा में सीखने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्लासिकल बुक पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं इंटरनेट से सीख के आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती है, नॉट पॉसिबल, इट्स नेवर एवर पॉसिबल। यू ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। आपको वही जो बृहद पराशर होरा शास्त्र, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 डेली 2 घंटा कि 3 घंटा, 3 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, पीपल विल बी बोर्ड। 2 घंटा BPHS पढ़ना है आपको 4 साल के लिए। आप बोलोगे 4 साल में तो खत्म कर दूंगा, फिर से दोबारा शुरू किया तीन बार, क्योंकि एवरी वो गीता की तरह है। पहली बार पढ़ेंगे आपको लगेगा क्या पढ़ा, दूसरी बार पढ़ेंगे अरे समझ आया, तीसरी बार लगेगा अब मुझे अलग तरीके से समझ आया। सो वो क्लासिकल बुक में ही सब है, एंड देन यू विल हैव टू हैव योर ओन रिसर्च, क्योंकि हर एक कुंडली अलग अलग है, हर एक इंसान की कर्म अलग है, उसकी पिछला कर्म अलग है, इस जन्म का भी कर्म अलग है, ट्विंस का भी कर्म अलग है। आप एक चीज समझ रहे हो? तो आपको बहुत रिसर्च, मतलब ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग इट विल हैव टू बी एस्ट्रोलॉजी, मतलब दैट मच डेडिकेशन, तब आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। ये जैसे आपने एक बात कही कि मतलब हर चीज़ का इफेक्ट होता है इंसान के जीवन में, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं कि कपड़ा, मेटल, कलर ऑफ क्लोथ्स, मतलब देयर एन नंबर ऑफ चीज़, तो उनका कितना असर पड़ता है? मतलब इवन आई वाज लिसनिंग समवेयर कि वॉच किस तरह की आपने पहनी है, उसका कौन सा मेटल है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो ये मतलब एक्चुअल कितना करता है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं करता है, हर एक चीज़ का कुछ, क्योंकि हर एक चीज़ पंचभूत से बनी हुई है ना। तो आपकी जल, वायु, ईथर, भूमि, अग्नि, हर चीज़ आपके ऊपर करता है, पर हर एक चीज़ एक मात्रा में करता है। मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको चेंज करके आप डेली सफ़ेद ही पहन रहे हो, या फिर आपको जो भी कलर, आप लाल ही डेली पहन रहे हो, इससे आपको आपकी कुछ इतना चमत्कार नहीं होगा। उससे हो सकता है आपकी टेम्परमेंट जो भी जिस तरीके से है, आपकी कर्म, आपकी कुंडली के हिसाब से हल्का सा आपके टेम्परमेंट ठीक ठाक जा सकता है, पर उससे इतना कोई भयंकर चेंज नहीं हो सकता है। घुमा फिरा के वही है कि आपके प्रारब्ध और आपकी अभी का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है। कलर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, वेरी नॉमिनल 5% चेंजेस। कलर आपको हो सकता है कि हाँ आपकी स्मूथनेस की, हाँ चलो आपकी खुद की सोच विचार, आपकी थॉट प्रोसेस की जो एक स्मूथनेस है, बैलेंस, उसको टिका के रख सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो डेली डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़े का कलर ले लीजिए, तो उसको आप कैसे रैंक करेंगे? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? कपड़े का कलर होगा कि वॉच होगी कि टाइम होगा? मतलब डे टू डे बेसिस पे, नॉट जो इफेक्ट जो है। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूँ तो फिर कलर ही एक चीज़ जो आप वैरायटी में, मतलब बहुत Change ब्रॉडर होता है। होराइजन में आप उसको देख पाओगे। बाकी तो आपका जो घड़ी है, आप घड़ी में कितना ही चेंज कर लोगे। घड़ी तो घड़ी एक ही example- चीज़ बोलते हैं कि घड़ी जो है वो समय दिखाता है, समय जो है शनिदेव काल महाकाल के है। तो आपके अगर जो घड़ी बंद हो गया, ऐसी घड़ी मत पहनिए। अगर आपका घड़ी अचानक अच्छा खासा घड़ी बंद हो गया है तो इट्स बैड वोमेन, मतलब एक गलत संकेत है, ये सब चीज़ें कह सकते हो। पर आप जैसे एक बार मुझे कहा था किसी ने कि 7:30 आ गई है तो तुम घड़ी वड़ी मत पहनना,
तो और मैं उस टाइम में मुझे एस्ट्रोलॉजी की इतनी समझ नहीं थी, तो सच्ची में मैं 7.5 साल, लगभग 7.5 साल में, मतलब 5 साल तो मैंने कोई घड़ी नहीं पहनी थी कि अच्छा चलो छोड़ो, नहीं पहनते तो क्या ही फर्क पड़ा। सो अगर आप पहनते भी तो क्या हो जाता। सो मैं बोलूँगी इन सारे छोटी छोटी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका घड़ी बंद पड़ गया है कि नहीं, कुछ हुआ है कि नहीं। अदरवाइज आप घड़ी का भी कलर चूज कर लेंगे। इन दैट वे पीपल विल गो मैड। असली जो आपका एक्शन है, आपके जो कर्म है, आप यहाँ कर्म योगी बनने आए हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, उस कर्म में क्या ध्यान दिया आपके। पूरा दिन तो उसी में जा रहा है कि कल सुबह मैं क्या कपड़ा पहनूंगा, कौन सा जूता पहनूंगा, घड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं कल मैं लेफ्ट पैर पहले दूंगा, परसों मैं राइट पैर पहनने लगा। This is very silly. That's how, I mean, life doesn't go in this way. ये पेट्स की भी बहुत बात हो रही है, मतलब एक पेट्स पे भी है कि कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, कुत्ते का कलर क्या होना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ है, क्योंकि वो तो कर्म है। अगर आप किसी को पाल रहे हैं प्यार से, और या स्ट्रीट डॉग कोई खाना खिला रहे हैं, तो उसमें भी लोग काला सफ़ेद देखते हैं। इनफैक्ट मैं देखता हूँ लोग जैसे लोग गाय को दाना खिलाना चाहते हैं, सांड को नहीं खिलाना चाहते, जबकि वो भी जीव है बेचारा, खाना भूख तो उसको भी लगी होगी। तो मेरे ख्याल से कर्म में कोई चेंज आएगा अगर मैं गाय की जगह सांड को अभी इसमें है कर्म में कोई चेंज। कर्म तो अच्छा कर्म कर रहे हैं आप। अगर भिखारी को खाना खिला रहे हैं, या फिर आपके घर में जो काम करते हैं उनको कुछ अपने प्यार से बिठा के चाय बिस्किट कुछ खिलाया, इट्स ए गुड कर्म। मतलब आपने अच्छी कर्म किया है, अपने अच्छी चैरिटी किया है, दान किया है, ये सब दान ही है अलग अलग टाइप के। तो आपने अच्छा कर्म का क्रिएट किया है। पर धर्म और कर्म अलग चीज है, इस चीज को समझिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने धर्म नहीं कमाया, आपने कर्म किया है। तो ये दोनों चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि आप जो कर रहे हो, आपने धर्म कमाया पर कर्म को ठीक, आपने कर्म कमाया पर पुराना कर्म को ठीक करने के लिए धर्म में जाना पड़ेगा। ये तो अभी का कर्म है, पास्ट लाइफ के कर्म में कैसे जाएंगे, वापस तो जाना नहीं है। सो धर्म के माध्यम से, भगवत भक्ति के माध्यम से ही उसको थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो। सो पहला चीज ये है। और पैट की बात आती है कि हाँ, ऐसे हमारी कलयुग के लिए कहा गया है, गौ माता, गायत्री, महादेव जी, गंगा, ये सारे चीज़ हमारी भोगों को कम करते हैं। अगर इंसान को साल में कम से कम एक बार गंगा स्नान करनी चाहिए, 2 बार हो तो और भी बढ़िया। और गौ माता का सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोटी जाके दे आए, नहीं, सेवा मतलब अलग अलग चीज़ हो गया है। नहलाना धुलाना, उनका पैर दबा देना, उनको अपने हाथों से भोजन करवाना, ये हुआ गौ माता का सेवा। तो सेवा की बात कर रही हूँ। पर आजकल के टाइम में लोग लड्डू और रोटी खिला के वापस चले जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, तुम कर लो मेरे लिए। तो वही चीज़ आ जाती है कि पेट अगर आप रख रहे हो किसी जानवर को, बहुत बढ़िया है, उसको अच्छी तरीके से रखिए। और खास तौर से केतु की दशा में, केतु का जब बहुत ज़्यादा उपद्रव होती है किसी के हॉरोस्कोप में, जैसे मैं कह रही थी कि मोदी जी के उसमें केतु का दशा आने वाला है। गाय पाली अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, गाय नहीं गाय की नहीं है। तो उसे क्या करते हो, ब्लैक डॉग रखते हैं उससे। और ब्लैक डॉग को क्या करो, तो थोड़ा सा आपकी जो हो कार्मिक चीज़ें, वो भैरव के साथ उसका क्या होता है कनेक्शन, लोग बोलते हैं ब्लैक डॉग का, तो उसी हिसाब से हल्का सा होता है। तो इससे नहीं कि ये नहीं आप कह सकते हो कि आप भैंस को ही खिलाएंगे, इसको नहीं इसको नहीं। सो इट्स एवरीथिंग सेम। पर हाँ, स्पेसिफिकली गौ माता, और वो भी सेवा, ब्लैक डॉग भैरव के लिए, वो जो तो रोटी खिलाने से कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, सेवा ठीक है सेवा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, कैंसर जिसको होगा वो नॉर्मल दवाई नहीं खाएगा, बहुत हाई डोज और बहुत लंबी ट्रीटमेंट। जब आपकी परेशानी इतना ज्यादा होगा, आपको इतनी प्रिसाइज और इतनी लंबी चलानी होगी कि आप 2 रोटी खिला के आगे नहीं, देन यू नीड टू डू एक्स्ट्रा। ये चीज लोग नहीं समझते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि बंदर को मैंने 1 महीना केला खिलाया। मैंने कहा कि EMI बहुत ज्यादा है, बंदर को जो केला खिलाया वो 5,000 था, EMI आपका 5 लाख का है। सो दैट्स हाउ। क्या जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल वर्ड की है आपके, तो क्या एस्ट्रोलॉजी लोग कंसल्ट करते हैं कहाँ पे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब? हाँ जी, ये तो करते हैं। मेरी ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं लोग। अच्छा। इसलिए लेते हैं। पहली बात तो मैं वो सबके लिए, सी स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोग आके मुझे लिखते हैं, ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है एक्चुअली। मेरे ट्वीट में आके बहुत सारे लोग लिखते हैं, काफ़ी सारे लोग बीच बीच में लिखते हैं, अगर अरे आपकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी है तो फिर तो आपको एस्ट्रोलॉजी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारा पता है कल मार्केट कहाँ जाएगा, कौन से सेक्टर कहाँ पे जाएगा। सो यू विल बी पुटिंग योर मनी एंड यू विल बी मिलियनियर। बट बीइंग ए मिलियनियर फ्रॉम व्हिच सोर्स, दैट इज आल्सो डेस्टिन्ड। मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे, खुद के पैसे लगा के बिलियनियर नहीं बनना है।
मुझे दूसरों को गाइड करके मिलियनियर बनना है। पर मेरी बहन देखिए, उसको एस्ट्रोलॉजी की ABCD नहीं आती, कुछ मुश्किल से उसको उसकी राशि पता है खाली, कि वो भी मुझसे सुन के, वो स्विंग ट्रेडिंग करती है, मुझसे कुछ भी नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं है मैं क्या कह रही हूँ, मैं उसको सब पता है, बिकॉज शी इज डेस्टिन्ड टू अर्न फ्रॉम देयर। वो उससे बहुत बढ़िया तरीके से कमा लेती है। सो इट डजंट मैटर आपको कितना कुछ बोल रहा है, अगर आपके डेस्टिनी में वो नहीं है, एक दिन कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, तीसरे दिन पता चलेगा वो जो टिप दे रहा है वो दे नहीं रहा है, आप लेट हो गए हो या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है। सो डेस्टिनी में जब कुछ नहीं होगा, अर्निंग सोर्स, वो भी कंटिन्यूअस अर्निंग सोर्स है ना, 1-2 दिन चल सकता है। सो आपके नसीब में, भाग्य में वो चीज़ होना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ काम करता है। तो सबसे पहले मैं कुंडली देख के ये बताती हूँ, जो लोग पूछते हैं उनको, कि आपके लिए स्टॉक मार्केट से पैसे कमाई है कि नहीं। नंबर 2 है तो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। नंबर 3, क्या बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में, इंडेक्स में खेलते हैं, क्या इतना रिस्क वाला है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का ये मैं कहती हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाना है, आपको लोगों को टिप बता के आपको लोगों से कमीशन लेना है। सो व्हाट यू आर फॉर, आपको कमीशन से कमाना है कि स्टॉक मार्केट एकदम ही नहीं है, मतलब आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, कि स्टॉक मार्केट के आसपास भी नहीं जानना है। पहले ये समझना जरूरी है। जिसके लिए मैं समझती हूँ कि या दिस पर्सन कैन रियली मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तब आती है कि हाँ, तब मैं बताती हूँ कि आपके लिए कौन कौन से सेक्टर सुइटेबल ज़्यादा है उनकी कुंडली के हिसाब से। एक जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात ही करें तो एक नाम अक्सर आजकल बड़े चर्चा में है, अदानी, और काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव, बड़ा उतार भी देखने को मिल रहा है और साथ में चढ़ाव भी देखने को। तो कब तक बना रहेगा और क्या वो कभी अंबानी जी को टेक ओवर कर पाएंगे? वो तो सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, अंबानी जी वाला कंपैरिजन वाला। पर मैं बोलूँगी कि इतनी जल्दी अदानी का जो ट्रबल शुरू हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चलते जाएंगे। पर मेरा कहना है 2027 तक, ऑलमोस्ट 2026 के एंडिंग तक यही सब चीज़ें चलता जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ 1-2 महीने में दोबारा फिर से कुछ एक झटका आएगा, फिर से, आई मीन सम न्यूज़, देन सम सेटबैक। हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, और न्यूज़ से ही इतना सेटबैक उनको मिलती है, तो वही सारी चीज़ें, 7.5 चलना, यही सब चीज़ें है। आई विल से 2026 की ऑलमोस्ट एंडिंग तक यही सब चलेगा। उसके बाद जो भी दफा रफा सेटल डाउन होगा, चलती रहेगी ये। ही इज गोइंग टू मेक मोर न्यूज़ आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स। एक आजकल क्रिस्टल्स का भी बड़ा ऑनलाइन में काफ़ी पॉपुलर है, क्रिस्टल्स की बातें हो रही हैं कि क्रिस्टल पहनिए और इससे पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, या ऐसे मतलब देयर लॉट ऑफ, तो क्रिस्टल्स का भी मतलब फ़र्क आता है? क्रिस्टल्स जो है वो आपकी जो निगेटिविटी है थोड़ी बहुत, उसको ठीक कर, और वो भी क्रिस्टल एनर्जाइज्ड होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपके पास हीटर है, मोबाइल है, पर उसमें सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो फिर उससे आप क्या करेंगे, रख ही देंगे ना। तो क्रिस्टल्स वैसे ही है, उसमें एनर्जी मल्टीप्लिकेशन या एनर्जी होना, उसमें एनर्जाइज होना पड़ेगा। पर वो एनर्जी से आप किसी मोबाइल को चार्ज करते हो तो चलेगा, आप लो ये लो, पर इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो आप इससे 24 घंटा बात कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन, देन अगेन यू नीड टू चार्ज इट। और वो डिस्चार्ज होना डिपेंड करेगा आप कितना बात कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, कितना स्क्रीन उसका जल रहा है उसके ऊपर, राइट। सिमिलरली एक क्रिस्टल जो है, आपने उसको चार्ज करके दिया, वो कितना वो चार्ज आप रहेगा वो डिपेंड करता है आपकी वातावरण क्या है, आप गुस्सा हो रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, उससे चीज़ें फिर से ड्रेन जल्दी जल्दी होना शुरू करेगा। अगर नहीं भी हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 महीना 4 महीना, अगेन यू नीड टू एनर्जाइज इट। सो घुमा फिरा के बात ये हो रही है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म प्ले, मतलब लाजली यही है कि आपका जो निर्धारित है वो वही होना है। वो तो है ही, पर आप अगर आपको निर्धारित भी थोड़ी बहुत चेंज करनी है, आपकी जो उपाय काम नहीं करता, रेमेडी काम नहीं करता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके लिए कौन सा दवाई है सबसे पहले पता कीजिए, और उसके बाद जेन्युइन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट दवाई लाइए। आपको एमरल्ड पहनना है तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमरल्ड लाना पड़ेगा। एक बार एक इंसान ने मुझे कहा, पूछ रही थी बातों बातों में, मैंने जब कंसल्टेशन, उन्होंने पूछा मैम मैं क्या जेमस्टोन पहनूं, मैंने कहा आप कुछ पहने हो ना, खुद से ही बोले कि मैम मैं ना सफ़ायर पहन रहा हूँ। कौन सी वाली? ब्लू सफ़ायर। मैंने नीलम? बोलते हाँ। अच्छा। मैंने बोला कब से पहन रहे हो? मैम 7-8 साल से पहन रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि नीलम जो है एक ऐसा है ना, शनिदेव का है वो जेमस्टोन, जो आपको मेक या ब्रेक दोनों में से कोई एक चीज़ करेगा ना। तो ये मेक हुए है और ब्रेक भी नहीं, जो ही लटक रहे थे वही। सो हिज लाइफ वॉज इन बिटवीन समथिंग हैंगिंग। तो ये कुछ तो गड़बड़ है, और 7-8 साल से आप तक तो असर हो जाना चाहिए था। तो मैंने पूछा आपने ये
नीलम किससे लिया? वो बहुत पहले मम्मी ने ला के दिया था कहीं से। कितना रुपए, कुछ आइडिया? इतना आइडिया नहीं है मैम, शायद 8 या 10 हज़ार में आ गया। मैंने कहा चुपचाप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि 8 या 10 हज़ार में नीलम एक रत्ती भी नहीं होना चाहिए। वो एक एक रत्ती नीलम आपकी होनी चाहिए 30,000, 25,000, 35,000। खैर स्काई इज द लिमिट, बट एटलीस्ट मिनिमम दैट क्वालिटी यू नीड टू हैव। अगर कोई 5 रत्ती भी पहनता है तो कितना उसका वैल्यू होनी चाहिए टोटल? 1.5 लाख रुपए। या सो अगर इससे कम वाले पहन रहे हो आप, तो फिर आपको वॉल्यूम में ज़्यादा पहनना पड़ेगा। मतलब आप 10 ग्राम वाला एक एक दवाई खा रहे हो और आपको विटामिन सी लेना है 500 mg, तो आपको कितनी दवाई खानी पड़ेगी एक दिन में? मल्टीप्लाई बाय। हाँ, तो आपको इतना मोटा पहनना पड़ेगा स्टोन। सो ये भी आपको देखना है कितनी ऑथेंटिक चीज़ें पहन रहे हो। देन वही जो मैंने कहा 20% 30% चेंजेस आएगा 5 महीने 6 महीने में आपको दिखेगा। जैसे मेरी बहन ने पहना है, आई कैन सी द चेंजेस इन हर लाइफ। तो ये एक ऑथेंटिसिटी की बात करें, जैसे मतलब क्रिस्टल्स हो गया या ये जेमस्टोन हो गए, तो ये भी कैसे चेक करें? मतलब अगर जैसे आपने नहीं, बोला कि आपको एस्ट्रोलॉजर से जाके खरीदना ही नहीं है। आपको मैंने तभी बताया तो था कि कैसे, अगर मतलब आपको मार्केट में अगर मुझे जाना भी है तो अगर ज्वेलर्स, बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास जाइए, वो आपको सर्टिफाइड वाली चीज देंगे। वो हो सकता है 2 रुपए का चीज थोड़ा सा 4 रुपए रख लेंगे या 2 रुपए के 3 रुपए रखेंगे, बट दे विल नॉट से कि भाई इससे से आपका जिंदगी चेंज होना। वो यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हैं, इट्स ऑन देयर रेपुटेशन, दे विल नॉट डू एनीथिंग। मतलब बड़े बड़े ज्वेलर के पास जाइए, आपको जो चाहिए आपके बजट के हिसाब से ढंग से वहां से सर्टिफाइड चीजें उठाइए, दैट्स इट। 2025 में एक और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यूएस के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और काफ़ी अगर कहा जाए तो काफ़ी मतलब बहुत ही रेटिक डिसीजन लेते हैं। उनका बात करने का तरीका और कमेंट मारना मतलब थोड़ा डिफरेंट उनका सोचने का स्टाइल है। तो उनका क्या भविष्य रहेगा और कैसे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, अच्छा बुरा दोनों बताइए। ट्रम्प 2.0 के ऊपर पूरे धरती का नज़र है, ख़ासतौर से इंडियंस को ट्रम्प बड़े पसंद है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के आने के इंतज़ार में तो सारे बैठे हुए, मुझे पता है। इनफैक्ट वर्ल्ड सिनेरियो की बहुत सारी चीज़ जो है, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके ऊपर बहुत, उनकी डिसीजन के ऊपर बहुत चीज़ डिपेंड करता है। बट आने वाला 2 साल डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, ट्रम्प 2.0 इज गोइंग टू फेस ए ह्यूज चैलेंज इन नेक्स्ट 2 years, 2025 2026। 27 से जाके राहत मिलेगा। इस पे भी मैं और थोड़ी डिटेल्स में बात करूँ तो सबसे पहले इकोनॉमी। ऐसे ही मैंने कहा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसेशन आने वाली आ ही गया है, समझिए कि 2025 से वो विजिबल होना और शुरू करेगा। तो उनका मेन जो चुनौती रहेगी दैट इज उनकी जो इकोनॉमी, दैट इज गोइंग टू हैव ए ट्रबल। क्योंकि ट्रम्प की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की कुंडली है और अमेरिका की जो कुंडली है वो भी सिंह लग्न की कुंडली है। तो दोनों में जो है ट्रांजिट गोचर लगभग सेम है। तो लग्न में केतु आने वाला है अगले साल, 8वें भाव में शनि जाने वाला है, 8वें भाव में शनि नहीं 4 प्लैनेट जाने वाले हैं मार्च आते मीन राशि में। 5 प्लैनेट एक साथ होने वाला है मार्च में, 2025 मार्च में। सो एक ह्यूज ट्रैफिक जैम। सो इन सब का असर जो अमेरिका में पड़ेगा, सबसे पहले अर्थनीति उनकी डाउन होने वाली है। दूसरी बात, वो जो भी कोई पॉलिसी लेंगे, जो भी कुछ निर्णय लेंगे, जो भी कुछ डिसीजन, जो भी कुछ ऑर्डर देंगे, उसका ह्यूज अपोज होने वाला है उनके अपने देश में। और वो कुछ इंटरनेशनली भी लेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट। तो उनकी जो क्रिटिसाइज, उनको हर काम करने से पहले उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, बहुत अपोज होने वाले। तो जिस तरीके से समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है इट्स सो ड्रीमी कि ट्रम्प आ जाएंगे, ट्रम्प 2.0 इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। पहले तो वो अपने आप को ठीक रखे, तब ना चेंजिंग द वर्ल्ड। उसके बाद 2027 जैसे जैसे आएगा, क्या जो करेंगे मुझे नहीं पता, सब कुछ उन लोगों के फेवर में घूमने लगेगा, घूमेगा ही घूमेगा। एंड ही इज देन अगेन गोइंग टू हैव द पॉपुलरिटी, ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज द कंडीशन ऑफ हिज कंट्री। वहाँ से उनकी स्मूथ सेलिंग शुरू होगी और वहाँ से अमेरिका जो फिर से सुपर पावर बनना, जो बीच में अभी कोई कहता है कि चाइना सुपर पावर है, कोई कुछ, तब अगेन दे आर गोइंग टू गो थ्रू दैट विक्टोरियस पोजीशन स्लोली बट डेफिनेटली। और एक अभी 91 की आप बात कर रही थी कि 91 में जो सिचुएशन थी वो सेम आ गई। तो 91 में काफ़ी इंडिया की जो फाइनेंशियल स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सोना भी गिरवी रखा था ताकि हम लोग कुछ दिन सर्वाइव कर सके। तो क्या दोबारा ऐसी स्थिति में हम लोग जाएंगे? आई विश ऐसा ना हो, क्योंकि 91 के स्थिति के साथ 2025 का एक ही मिल है।
कि 91 में जो गुरु बृहस्पति जेमिनी की मृगशिरा नक्षत्र में था, इस साल भी यही है। तो ट्रीटी होना है ना, कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत बूम आना, रेलवेज में बूम आना, ये इंडिया के लिए नहीं खाली, थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे, दीज आर द सेक्टर्स विच इज गोइंग टू हैव फ्लरिश, उसमें डिस्कवरी होना और इनोवेशन आना, आम जनता के लिए जो बहुत अलग अलग चीज़ें सुविधाएं इन सारे सेक्टर में आना सब होंगे। एडुकेशन में बहुत अच्छी चेंजेस आएंगे, डिजिटल एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिजिटल वर्ड आर्द्रा और मृगशिरा के साथ एकदम लगा हुआ है, और मृगशिरा के बाद ही नेक्स्ट नक्षत्र आर्द्रा, तो गुरु उसी में भी आने वाले, तो इन सारे सेक्टर में अच्छा होने वाला है। पर इस साल बाकी चीज़ें 91 जैसा नहीं हो रहा है। फिर भी एक चीज़ आप समझिए, जब मैंने कहा गुरु अतिचारी है, जब मैंने कहा कि अभी शनि जब जाएंगे अगले साल जुलाई में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो शनि का ही नक्षत्र है, और शनि जब उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, उत्तर भाद्रपद इज ए फाइनेंशियल नक्षत्र। अगर किसी के हॉरोस्कोप में 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट हो गया उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तो पक्का वो फाइनेंस में ही कुछ ना कुछ करेंगे, फाइनेंस की ही कोई ना कोई डायरेक्शन में काम करेंगे, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, टैक्स हो, फिनटेक हो, कुछ भी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। तो जब वो इसमें जाएंगे तो फाइनेंशियल जो एक स्लो डाउन में कह रही थी वो तो लाना है, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो एक बबल चल रहा है ना इकोनॉमी की, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चल गया है, ये वो सब कुछ, दीज आर ऑल ए बिट ऑफ फेक, रियल नंबर्स नहीं है, तो उसको रियल नंबर्स में लेके आएंगे सबसे पहले। पर हाँ, पर इंडिया इतनी जल्दी, इंडियन इकोनॉमी में हमें प्रॉब्लम नहीं दिखता है, वी आर गोइंग टू डू कंपैरेटिवली ओके, पर जो स्लो डाउन तो होगा, और वो स्लो डाउन दिखेगी, दिखना ही दिखना है। और मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ प्रॉब्लम होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप कहते हैं कि थोड़ी और डिस्ट्रक्शन बड़ी चीज़ जो है, इसके लिए हमें वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना पड़ेगा, एंड इट विल टेक टाइम, अराउंड 2028 के बाद ही वो सारी चीज़ें आपको दिखेगा। अभी तो इनिशियल फेज स्लो डाउन। एक कोई भी एस्ट्रोलॉजी का इंटरव्यू ये बिना उसके कंप्लीट नहीं होता कि सलमान खान कब शादी करेंगे। तो और आप पहले बताते तो मैं नहीं आती कि भाई इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। और उनकी लाइफ को थ्रेट भी है, मतलब अभी रिसेंटली काफी थ्रेट है, तो क्या उनकी कुंडली क्या कहती है? वो तो स्वयं ब्रह्मा जी को तो शायद नहीं पता है कि उनकी शादी कब होने वाली है। हाँ, थ्रेट के लिए थ्रेट है, देखिए वो थ्रेट ही है, उनको होना ऐसे कुछ नहीं है। जो उनकी कुंडली से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनकी लाइफ को कोई ऐसी थ्रेट है, मतलब होने वाली, इफेक्टिव होने वाली है। थ्रेट होना और हो जाना कुछ अलग बात है, पर एक्शन ओरिएंटेड मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बट हाँ, उनके लिए अभी थोड़ी लो टाइम है, थोड़ी मुश्किल वाली टाइम है, वैसे ही है। और कब तक सुधरेगी इनकी ये टाइम? इतनी जल्दी तो नहीं, अभी कुछ दिन मुश्किल है। ये न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स में डेली होरोस्कोप निकलता है, अक्सर 1-2 लाइन का होता है, और काफ़ी लोग चाव से पढ़ते भी हैं और सीरियस भी लेते हैं। कितना उन पे भरोसा करना चाहिए और कितना इग्नोर करना चाहिए? डेली राशिफल, आज का राशिफल। हाँ जी। उसमें भी है कि मैं इस साल, इस महीने में पैदा हुई हूँ, तो मैं कौन सा राशि देखूँ, है ना। तो जब कोई बोलता है कि आप, मैं इस महीने में, मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने तो कैप्रिकॉर्न हूँ, कोई आके आपको बोलेगा, कोई बोलेगा एक्वेरियस हूँ, तो समझ जाना वो वेस्टर्न माध्यम से बोल रहे। हमारी ऐसा नहीं है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि महीने के हिसाब से राशि कैटेगराइज नहीं है। अब आती है बात कि ये जो राशिफल कितनी सीरियसली इसको लेना चाहिए। मेष राशि अगर है, या फिर 12 राशि जो हमारे, एक राशि में मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, तो अगर मेष राशि के लिए आज अच्छा लिखा हुआ है, तो कैसे सारे मेष राशि का एक जैसा हो जाएगा? बोलेंगे आज आपकी नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की होगी, तो सारे मिथुन राशि का ऐसे ही हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। सो इट्स अ वेरी वेरी जेनरिक टॉक, वेरी जेनरिक। सारे मिथुन राशि, सारे स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, इट्स नॉट लोकेशन। आपकी मतलब आप भी मिथुन राशि, कोई और भी मिथुन राशि, आप भी मीन राशि, कोई और भी मीन राशि, दोनों ही साढ़े साथी से गुजर रहे, पर आपका रिजल्ट और उसका साढ़े साथी का रिजल्ट बहुत अलग होगा। क्यों? वही आपकी जो पर्सनल कुंडली, आपकी जो दशा नक्षत्र, आपकी दशा फल, आपकी दशा भुक्ति, सब पीरियड बताएगा आपका दिन कैसा जाने वाला है, उस इंसान का दिन कैसा जाने वाला है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली आपके लिए इंडिविजुअली कैसे काम करेगा। तो ये जो राशिफल सारे लिखे हुए हैं वो बहुत ही जेनरिक टॉक है, पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है,
पर इसको आप सीरियसली ले ही नहीं सकते हो। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सारे एरीज, टॉरस, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एक जैसा दिन इस पूरे धरती का नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे शर्मिष्ठा जी, 2025 में सबसे अच्छा क्या प्रेडिक्ट करेंगी और सबसे डरने वाली बात क्या है? डरने वाली तो पूछते ही आप दिमाग में आ गया, पर अच्छा क्या है मैं ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। अच्छा एक चीज होगा दुनिया के लिए, दुनिया के लिए बोलना बड़ा मुश्किल है, पर इंडिया के लिए बता दें, क्योंकि हमारी सारे दर्शक जो है वो भारत के हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। विश्व गुरु का पता नहीं, पर भारत धर्म गुरु जरूर बनने वाला है। बहुत सारे बाहर से लोग आएंगे हमारे देश में, फॉरेनर्स अलग अलग जगह से इंडिया में लोग आएंगे, सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी योगा, हमारी मेडिसिन को सीखने के लिए। 2025 से ये सिलसिला जो शुरू होगा 2.5-3 साल चलेगा कम से कम, क्योंकि पिछले बार भी जब शनि ये पूर्व भाद्रपद में आया, उत्तर भाद्रपद में आया, बहुत ही बढ़िया ऐसा था कि जो एक टाइम में जॉर्ज हैरिसन यहाँ पे आए थे, फिर जो एप्पल का मालिक है वो यहाँ पे आए थे, वो उसी टाइम के दौरान की बात है जब शनि इस पोजीशन में गया है। तो इस बार भी यही सारे चीज होने वाला है। तो हम विश्व गुरु की दौर पे पता नहीं कहाँ है, धर्म गुरु की दौर पे हम बहुत आगे रहेंगे। और एक चीज़ और अच्छा होने वाला है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाली है भारत में, क्योंकि मोदी जी की बड़ी अच्छी एक फेज आने वाली है ना। ये अप्रैल से मैं बोलूँगी सितंबर अक्टूबर तक, उनके आने वाले बर्थडे तक बहुत ही बढ़िया टाइम है उनके लिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी। परेशानी आएगी बट ही विल हैंडल एवरीथिंग। वो आप फार्मर्स का प्रोटेस्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये सब होने से वो रोक नहीं सकते, पर इससे कुछ इफेक्ट ना हो ये वो ज़रूर कर सकते हैं, और वो करेंगे। जो वॉक ऑफ बिल आने वाली है ये भी आने वाला है। तो ये सारे कुछ जो बहुत पेंडिंग चीज़ें हैं ये इस साल होने वाला है। एजुकेशन सिस्टम में बड़ी अच्छी चेंजेस आएगी, वो तो यहाँ नहीं दुनिया भर में आएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी, सोलर, इंडिया सैटेलाइट से बहुत पैसे कमाने वाले हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से। सो ये सारे चीज़ें इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है मैं बोलूँगी। और जैसे मैंने कहा इकोनॉमी बाकी मतलब हम भी गरीब, तुम भी गरीब, तुमसे ज़्यादा मैं धनी हुए ऐसी हाल पे। सो इट्स अ गुड थिंग इन ए वे। ग्रेट। और डरने की क्या बात है एक लास्ट? डरने की तो ये है 2025 जो है ना वो जल प्रलय का साल है, आप कह सकते हो। जैसे ही जुलाई में गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और वक्री होंगे, मतलब सैटर्न विल बी वक्री मींस रेट्रोग्रेड होंगे, वहाँ से आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े नेचुरल कैलामिटी, ग्लेशियर टूट रहा है, स्टॉर्म आ रही है, फ्लडिंग, ऑब्वियसली उसके बाद फ्लडिंग होती है स्टॉर्म के बाद। तो बहुत बड़े बड़े पैमाने, खाली इंडिया की बात नहीं, ये शनि अगर मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है तो ये आपके और मेरे लिए नहीं, दिस इज फॉर द होल वर्ल्ड। द पर्सन हु इज सिटिंग इन अमेरिका, फॉर हिम आल्सो द सेम ट्रांजिट। तो ये हर जगह में दुनिया भर में ये प्लावन आने वाली है, ये जल प्रलय आने वाली है। तो ऑब्वियसली हमारे जो बेसिक खाने पीने के सामान की भाव थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में हल्का सा उसका असर आएगा। तो ये सारे चीज़ तो होने वाली है। तो ये एक मुश्किल वाली फेज है मैं बोलूँगी। शर्मिष्ठा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कहीं ना कहीं 2025 का एक आपने दिशा बता दिया हमारे दर्शकों को, मैप दे दिया है ओवरऑल। बट जैसा कि आपने बोला कि इंडिविजुअल्स के लिए स्थिति डिफरेंट रह सकती है, बट लार्जर पिक्चर ये रहेगी, और उसमें आदमी कैसे अपने स्किल्स का यूज़ करके या अपनी पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से कौन सी दिशा चुन के ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना लोगों के लिए। एट द सेम टाइम आपने बहुत सारी जो चैलेंजेस थे एक इंसान के लिए कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे करें, नग कैसे खरीदें, और कितना, सबसे इम्पोर्टेंट, कितना डेली जो प्रेडिक्शंस उस पर भरोसा करें। तो काफ़ी नॉलेजफुल रहा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपको भी, सबको भी।